हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वेदसांग लेनवांग जी को बताता है कि आखिरकार जब उसका और विंग का ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त एक्चुअल में क्या हुआ था। वो सब कुछ विंग के एंड से नहीं हुआ था। विंग का माइंड वॉश किया गया था या फिर विंग को प्रेशराइज किया गया था इस चीज़ के लिए कि वो लेनवांग से ब्रेकअप ले। जिस दिन ब्रेकअप हुआ था उस दिन जो कुछ भी बातें विंग ने लेनवांग जी से कही थी और इवन या फिर उसके क्लासरूम से बाहर जाने के बाद भी जो बातें कही गई थी वो सब कुछ विंग जानता था कि वो क्या बोल रहा है। इवन जब लेनवांग जी उस रूम से बाहर जा चुका था तो उसने तभी देख लिया था कि कुछ सामान था जो यहाँ पे लेनवांग जी का रह चुका था, उसे लेने के लिए वो ज़रूर वापस आएगा। इसलिए उसने अपने उस चीज़ों को ना कंटिन्यू रखा था कि अगर वो वापस भी आए ना तो भी उसकी सारी बातें मतलब जो वो कड़वाहट अपने दिल में रख रहा है लेनवांग जी के लिए वो सारी चीज़ें उसको सुनाई दी। और उसने जानबूझ के बेबी वाली बात भी छेड़ी थी ताकि लेनवांग जी उससे और ज़्यादा नफरत करे, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लेनवांग जी को बेबीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। मतलब जब कभी भी वो लोग इंटीमेट होते थे ना तो लेनवांग जी कहीं ना कहीं से बात ज़रूर छेड़ता था कि जब भी उनकी शादी होगी ना तो वो बेबी प्लान करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सबसे पहले बेबी प्लान करेगा। बट ये सुन के तो लेनवांग जी के जैसे हवाइयाँ उड़ चुकी थी। ऑफ कोर्स वो जानता था कि विंग को उसने अपने हर एक चीज़ बताया हुआ है, तो ये भी फिर भी ये सब कुछ कैसे। यहाँ पे चीज़ें बढ़ती गई। विंग को ये भी पता चल चुका था कि लेनवांग जी प्रेग्नेंट है और उसके बेबी से ही है। बट कुछ दिनों के बाद उसको ये पता चलता है कि जो लेनवांग जी का है ना उसका मिसकैरेज भी हो चुका है, साथ ही साथ उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है किसी और इंसान से। और उस वक्त वो सच में उस शादी को रोकना चाहता था, अपनी पूरी पावर यूज़ करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई पावर बची नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स गए हुए थे आउट ऑफ कंट्री जिन्स जो थे उनसे हेल्प लेने के लिए। और वो श्योर नहीं था कि उनसे हेल्प मिलेगी या नहीं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और उस लॉस को फील करने के लिए उन्हें हेल्प चाहिए थी, या फिर यंग्स की या फिर जेंट्स की। बट जंक्स की वो हेल्प नहीं ले सकते थे, उसका रीज़न ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, जिन्स की हेल्प लेने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। बट जैसे ही उन्हें पता चलता है ना कि यहाँ पे मतलब लेनवांग जी की शादी फिक्स हो चुकी है और वो भी जैन चेंग से, ये सुनते ही ये जानते ही उन लोगों ने भी अपनी जो फर्स्ट उन्हें फ़्लाइट मिली थी ना, मैंने बोला था कि उन्हें फ़्लाइट मिलने में थोड़ा लेट हुआ था और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि फ़्लाइट मतलब वो इमिडिएटली कोई पर्सनल जेट अपने लिए बुक नहीं कर पाए थे। उन्हें फ़्लाइट का वेट करना था और साथ ही साथ मतलब उनके पास उस वक्त उतनी वो थी भी नहीं कि मतलब किसी भी तरीके की मतलब फ़्लाइट को बुक कर सके कि पूरा पूरा बुक कर लो। और हम ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें वेट करना पड़ा जब तक फ़्लाइट अपने रेगुलर टाइम से ही मतलब टेक ओवर करेगी। इसलिए अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी यहाँ पे पहुँचने में देर हो चुकी थी। और यहाँ पे जब वो आए थे, विंग को जब पता चला था कि जींस के एंड से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली थी। ऐसा नहीं था कि जींस हेल्प नहीं करना चाहते थे, सिर्फ दिक्कत ये थी कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद वो लोग वहाँ पर रुक नहीं पाए। शादी हो चुकी थी, शादी को रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाया, और कुछ कर भी पाता ना तो विंग अच्छे से जानता था कि यार उसका जो डाउनफॉल चल रहा है उसमें वो लेनवांग जी को नहीं घसीटेगा। यहाँ पर से उनका जो डाउनफॉल था वो और ज़्यादा शुरू हो चुका था। हालांकि विंग को मतलब विश्वास था कि उसके पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर लेंगे, और आज वो रिग्रेट भी कर रहा था कि क्यों नहीं उसने मतलब अपना कॉलेज जब स्टार्ट किया था तब से ही उसने अपनी कंपनी में भी जाना स्टार्ट क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं उसने कंपनी को मतलब काम को सीखना स्टार्ट क्यों नहीं कर दिया। क्योंकि
इस वक्त वो इतना हेल्पलेस था ना कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प तक नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई भी चीज़ वो क्या कर सकता है। इवन ही डोंट इवन नो हाउ टू प्रिंट इन सिंगल पेज। वो एक सिंगल पेज को प्रिंट करना नहीं जानता था। तो वो इंसान क्या ही कंपनी रन करेगा। दूसरी तरफ उसके ऊपर एक और हेडेक था लैन वांगची का। लैन वांगची को मतलब शादी तो हो चुकी थी, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक होप थी कि शायद लैन वांगची उसके पास वापस आ सकता है। अगर उसने अपनी मतलब एक कंपनी बिल्ड हो जाएगी तो वो शायद सब कुछ ठीक कर देगा और कहीं ना कहीं लैन वांगची उसको नहीं भूल पाएगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ बिटरनेस अभी भी उनकी रिसेप्शन में जाके फैला दी थी, जो कि वो चाहता था कि मतलब अगर बाय एनी चांस नहीं होती है उसकी कंडीशन सही, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए, आई मीन लैन वांगचू को ये नहीं लगना चाहिए कि वीन थोड़ा सा भी रिग्रेट कर रहा था। क्योंकि हो सकता है उस डाउनफॉल को देखने के बाद कहीं ना कहीं लैन वांगचू उसके पास वापस ना आ जाए, अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल ना कर दे। अगर वो सक्सेस रहता है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो खुद ही उसके पास चले जाएगा। अपने प्यार को पाने के बहुत तरीके होते हैं। ये विंग ने अपना पर्सनल प्लान बनाया था, बट उसका ये प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप तब हो गया जब शादी के 2 महीने के बाद यहाँ पे अनाउंस होता है कि लैन वांगची प्रेग्नेंट है, और वो भी अपने हस्बैंड से प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद तो विंग की पूरी दुनिया ही पलट गई थी, और तब से उसकी सारी की सारी होप्स ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इस 2-3 महीनों में ना, मतलब जो भी टाइम था, इस टाइम में कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स थोड़ा बहुत मतलब अपने डाउनफॉल को रोक चुके थे। हाँ, वो अप नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ डाउन भी नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कंपनी अब लॉस में नहीं जाएगी। पर शायद भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। विंग अपने पेरेंट्स की सिर्फ एक ही हेल्प कर पा रहा था कि अगर उन्हें कहीं जाना था मीटिंग में, तो वो उनके साथ जा रहा था, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा था कि वो भी कहीं से कहीं तक मतलब कुछ हेल्प कर सके। और मतलब यही सारी चीज़ें, मीटिंग अरेंज करना, ऑफिस जाना, ज्वाइन करना, यही सारी चीज़ें वो फ़िलहाल कर पा रहा था। और एक दिन जब वो लोग मीटिंग से वापस आ रहे थे, तो अचानक से यहाँ पे विंग की नज़र जो रोड साइड स्ट्रीट फूड्स के वो लगे रहते हैं ना, उस पे जाती है। और यहाँ पे उसकी नज़र जाती है कि कैसे जैन चेंग ने बहुत ही प्यार तरीके से मतलब लैन वांगची को स्ट्रीट फूड खिलाया था। क्योंकि विंग अच्छे से जानता था कि लैन वांगची को इन सब चीज़ का बहुत शौक था, और कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि शायद उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसके क्रेविंग्स होती होंगी। बट ये देखने के बाद कि जैन चेंग उसकी केयर कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसने एक हैप्पीनेस ना लैन वांगची के फेस पे भी देखी थी, और अब उसे पूरी तरीके से उम्मीद हो चुकी थी कि लैन वांगची भी मूव ऑन कर चुका है। और इसी एक पल से उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, और वो नहीं जानता था कि उसका डिस्ट्रैक्शन उसको इतना बड़ा लॉस करवाएगा। विंग अपने ही थॉट्स में था, उसे नहीं पता चला कि कब क्या कौन सी चीज़ आगे आई, कब वो किस चीज़ से टकराया, और कब उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो चुका था। विंग जब अपनी आँख खोलता है तो वो हॉस्पिटल में था। उसके लेग्स पूरी तरीके से इंजर्ड थे। हाँ, ब्रेक नहीं थे, टूटे नहीं थे, लेकिन हाँ इंजर्ड थे। राइट आर्म्स पे भी एक बहुत बड़ा कट लगा था, बैक पे भी कट लगा था, फॉरहेड पे भी कट था, एब्डोमेन पे भी थोड़ा सा बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ क्रिटिकल नहीं थी। बट सडनली ही रिमेंबर्ड कि वो अकेला नहीं था, उसके पेरेंट्स भी थे। और यहाँ पे विंग जो था ना, वो जब उठने की कोशिश करता है तो यहाँ पे फेसांग उसके बगल में बैठा हुआ था, और वो भी बहुत ही डल फेस के साथ। विंग जल्दी से फेसांग को मतलब अटेंशन ग्रैब करते हुए बोलता है, फेसांग मॉम डैड कहाँ है, वो ठीक तो है ना। फेसांग को पता था कि ये क्वेश्चन विंग ज़रूर पूछेगा,
और इस क्वेश्चन का आंसर भी उसको देना होगा। और इसी एक क्वेश्चन के लिए पिछले 24 घंटों से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन क्या वो प्रिपरेशंस कंप्लीट थी? ये तो तब जाना जाएगा जब वेसांग बताएगा और विंग उसका रिएक्ट करेगा। वेसांग अपने फॉरहेड को हल्का सा मतलब मसाज देते हुए विंग के पास जाता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, प्लीज़ थोड़ा स्ट्रांग रहना। अंकल और आंटी लास्ट नाइट हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ले चुके हैं। आई नो ये बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ टेंशन मत लेना, कुछ भी, प्लीज़ शांत रहना। डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे लिए स्ट्रेस सही नहीं है। विंग के लिए तो स्ट्रेस और मतलब मूवमेंट मतलब पूरे वो होता है ना, एक पल के लिए हर एक चीज़ एकदम फ्रीज हो चुकी थी। उसने सिर्फ इतना सुना था कि लास्ट नाइट उसके मॉम डैड इस हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ चुके थे। उसके अलावा वेसांग ने क्या बोला वो नहीं जानता था। वो वेसांग को अपने सामने एकदम फ्रीज देख रहा था। नर्स जो अभी अभी इस रूम के अंदर आ रही थी उसको फ्रीज देख रहा था। कर्टेंस जो कि हल्के से हिल रहे थे हवा की वजह से, वो फ्रीज हो चुके थे। हर एक चीज़, उसके हाथों में लगी हुई स्लाइन पे जो वायर था वो फ्रीज हो चुकी थी। मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ फ्रीज हो चुकी थी उसके लिए लगभग 5 मिनट के लिए, जैसे कि हर एक चीज़ रुक चुका था। उसे यही महसूस नहीं हो रहा था कि क्या उसने सांस ली, क्या उसने अपनी आइज ब्लिंक की, ये क्या था, क्या ये सच है? एक डीप ब्रीथ लेने के बाद विंग ने अपनी आंखें ब्लिंक की और उसके बाद वेसांग से बोला, मॉम डैड कहाँ है? वेसांग ने विंग को आंसर किया, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इट्स ऑलवेज लैनवांग जी, बट आप लोग समझ जाइएगा। वेसांग ने विंग से बोला, वो लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं क्योंकि हम सभी तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहे थे। हम में से कोई भी इतना क्लोज उनका नहीं है कि फ्यूनरल कराया जा सके, तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। विंग उठने की कोशिश कर रहा था बट अचानक से उसको ना अपने एब्डोमेन पे कुछ महसूस होता है और उसने अपना हाथ वहाँ पे लगाया तो वहाँ पे एक बहुत ही मोटी मतलब पट्टी बंधी हुई थी। उसने वेसांग की तरफ देखा तो उसके बाद बोला, कुछ और भी हुआ है, तुम्हारा एब्डोमेन बहुत बुरी तरीके से स्टीयरिंग व्हील से मतलब जाके उससे टकराया था और अंदर कुछ इंजरीज हुई थी। तुम्हारा इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ा था और उस ऑपरेशन की वजह से तो तुम अभी कभी बाप नहीं बन सकते। विंग के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था और इससे सहारने की शक्ति अब उसमें नहीं थी। विंग इमीडिएटली थोड़ी देर के लिए एकदम मेजर शॉक में था, बट वेसांग को ये लगा था कि ये एक शॉक था, बट वो नहीं जानता था कि शॉक नहीं, विंग कोमा में जा चुका था। विंग एकदम स्टैचू की तरफ बैठा हुआ था। उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी जो धीरे धीरे मतलब इतनी धीरे बंद हो रही थी जो कि किसी से नोटिस नहीं की जा सकती थी, बट हाँ वो धीरे धीरे बंद हो रही थी। लगभग 2 मिनट लगाए थे विंग ने अपनी आंखों को क्लोज करने में और फाइनली एक झटके के साथ वो जाके बेड में पटक चुका था। ये देखने के बाद वेसांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा था कि अभी क्या किया जाए। यहाँ पे उसने जल्दी से चिल्लाते हुए डॉक्टर्स को बुलाया। नर्स जो वहाँ पे थी
उसने भी डॉक्टर्स को बहुत जल्दी अंदर आने के लिए कहा और यहाँ पे डॉक्टर्स जब अंदर आए तो उन्हें पता चला कि विंग होश में आ चुका था और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसे फेसांग ने बता दी है। बट शायद विंग इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इन चीज़ को बेयर कर पाया और अभी वो फ़िलहाल कोमा में जा चुका है और वो अब कब वापस आएगा ये कोई नहीं कह सकता था। यहाँ पे वेसांग को नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसके मॉम डैड का फ्यूनरल करा देना चाहिए या फिर विंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि कोमा में अगर वो जा चुका है तो ऑफ कोर्स वापस आने में टाइम लगेगा और क्या पता वो वापस ना ही आए। लेकिन वेसांग उसके पेरेंट्स जो विंग है ना वो उसके पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, तो ऑफ कोर्स उनका फ्यूनरल करने का अधिकार पूरा का पूरा विंग का था। तो यहाँ पे वेसांग ने एक रिस्क लिया। वो 2 से 3 दिन रुक सकता था अगर उसने उसके पेरेंट्स की बॉडीज़ को ना मतलब बर्फ़ की सिल्लियों में रख दिया जाए तो। और यहाँ पे उसने वो किया भी। ऑफ कोर्स वो कोई ऐसे वैसे फैमिली से तो था नहीं, वो हर एक चीज़ अरेंज कर सकता था और उसने वो चीज़ की। बट चीज़ें कब सुधरेंगी वो नहीं जानता था। विंग का भी ट्रीटमेंट चल रहा था और विंग भी होश में नहीं आ रहा था। इधर 2 से 3 दिन निकल चुके थे और अब लाश सड़ने लगी थी उस बॉडीज़ का। मतलब कितना भी उनको प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन फिर भी इंसान बहुत जल्दी सड़ता है, ये हर कोई जानता है। इंसान क्या डेड बॉडीज़ बहुत जल्दी ही सड़ जाती हैं, चाहे वो किसी की भी हो। इसलिए फाइनली मतलब थोड़ा सा इमोशनल होके या फिर प्रेशर में आके या फिर विंग के पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए उसे ये करना पड़ा और वेसांग ने ही उसके पेरेंट्स की का फ्यूनरल भी किया था। लेकिन हाँ, जब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद विंग फाइनली कोमा से उठा था तो यहाँ पे विंग एकदम नॉर्मल था, क्योंकि वो जान चुका था पहले कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद उसने हर एक चीज़ नॉर्मली लेने की कोशिश की। बट उसके लिए एक और झटका तैयार था कि उसकी जो कंपनी है ना वो टोटली लॉस में जा चुकी है और जो किसी ने भी वो सब कुछ किया था ना उसने उस कंपनी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और साथ ही साथ जो कुछ बचा कुचा था वो अपने अंडर कर लिया है। और ये करने वाला कोई और नहीं जैन चैंग ही था। ये चीज़ उन्हें बहुत बाद में पता चली थी। जब तक वो सब कुछ खो चुके थे तब तक उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था और जब मालूम हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसके कि वो अब रीस्टार्ट करें। यहाँ से विंग और फेसांग दोनों ने ही एक सेपरेट कंपनी खोलने का मतलब डिसाइड किया था। हालांकि वेसांग ने अपने ब्रदर से यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट लिया था, लेकिन विंग का यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। इवन एक टाइम तो ऐसा था कि विंग खुद वेसांग पे डिपेंड था कि वो उसके डेली के जो खर्चे होते हैं ना उसके लिए भी वो वेसांग के ऊपर डिपेंड हो चुका था, क्योंकि जितना भी टाइम उसने प्रीवियस गुजारा था उसने अपनी सारी सेविंग्स भी लगा दी थी, अपने सारे मतलब जितना भी कुछ उसके पास था उतना सब कुछ लगा दिया था। थोड़ा जो बहुत जो बचा था वो विंग के इलाज में उसके पेरेंट्स के उसमें सब कुछ लग चुका था और अब विंग पूरी तरीके से यहाँ पे वेसांग पे डिपेंड था। लेकिन शायद मतलब मेहनत जो है ना वो रंग लेके आती है और आज विंग इतना मतलब अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ा है कि उससे एटलीस्ट अगर इस वक्त 10 गाड़ियाँ खरीदनी हो ना तो शायद वो बिना झिझक के खरीद सकता है। हाँ, वो टॉप 10 या फिर टॉप बिजनेसमैन्स में अभी नहीं आया है, बट हाँ अगर वो 2 साल ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करता है तो वो ज़रूर आ जाएगा। इसकी उम्मीद हर किसी को थी। यहाँ पे सारी की सारी बातें लैनवांग जी को वेसांग ने बता दी थी और चिल्लाते हुए ये भी कहा था कि अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है ना तो जाके अपने अंकल से करो, उन्हें ब्लेम करो, क्योंकि विंग का इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। और अगर और तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो जाके अपने हस्बैंड को करो, क्योंकि उसकी वजह से विंग ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। क्या रहेगा अगला नेक्स्ट मूव लैनवांग जी का? क्या वो अपने हस्बैंड से जाके पूछेगा या फिर अंकल से जाके, या फिर इस वक्त उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि वो विंग को ढूंढे?
क्या लगता है आपको इस वक्त लैन वांगचू को सबसे पहले क्या करना चाहिए? और क्या लगता है आपको कि इससे पहले जितना भी हमने विंग को ब्लेम किया वो सही था? चलो जो भी है वो हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। फिलहाल इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।